हेलो एवरीवन। हम लोग जो पॉलिटी सीरीज चला रहे हैं यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए और यूपीएससी के बेसिक्स के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल सीरीज़ है। ये दृष्टि का पेड बैच का जो पॉलिटी का सीरीज़ है उसको हम लोग कर रहे हैं। ये घटना चक्र जैसे बुक से नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें केवल वही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्ज़ाम है, सीएपीएफ, सीजीएल या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स के हैं, तो उसमें भी इसी तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, और वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आज उस सीरीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये 8वां वीडियो होगा। जो पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिलेटेड होगा, तो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक थोड़ी छोटा सा है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर 20 क्लॉज ए लिखा गया है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये 20 सब क्लॉज ए। तो इसका मतलब ये है कि मेन आर्टिकल 20 है, इसके अंदर जो है एक सब क्लॉज ए ऐड किया गया है। अगर ऐसे लिखा गया है 20 ए, इसका मतलब ये होता है ये एक अलग आर्टिकल ही है। और इसको पढ़ने का जो तरीका होता है 20 क्लॉज 1 या 21 ऐसे पढ़ते हैं। तो लेकिन अगर इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं तो कई बार हम लोग 21 बोल देते हैं, या फिर इसको नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उसको आप वही समझिएगा किस तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 26, which says the Citizenship Amendment Act fall under which one of the following parts of the Constitution of India। ये पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। सेकंड पार्ट जो है वो सिटीजनशिप की बात करता है, फर्स्ट पार्ट टेरिटरी, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट डीपीएसपी, और फोर्थ पार्ट का जो संशोधन वाला 42वां जो संशोधन के फोर्थ पार्ट ए जो ऐड किया गया था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसके और ये पार्ट जो 6 है, पार्ट 6 क्या बतलाता है? स्टेट के सब्जेक्ट्स को बतलाता है। पार्ट 4 डीपीएसपी और ये टेरिटरी, ऑलरेडी हमने लोगों इसके बारे में देख ही लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी। इसके बारे में हम लोगों ने कल ही देख लिया था कि कैसे आर्टिकल 20 की हम लोगों ने सब क्लॉज की भी बात की थी। तो आर्टिकल ये 20 ही है आर्टिकल। अच्छा, 20 आर्टिकल, कितने आर्टिकल आपको कम से कम एकदम पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए? 1 to 51। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगभग हर एग्ज़ाम्स में, जो अगर पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चन आप कह सकते हैं बस यहीं से ही पूछे जाते हैं, आर्टिकल 1 to 51 से ही। तो ये तो एकदम आपको आने ही चाहिए। 21 इसको भी देख लेते हैं। ये पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ये एक्सप्लॉयटेशन के है, ये क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको हमने ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे रिवाइज की तरफ कमेंट सेक्शन में बोलने को कहूँगा। तो 28 क्वेश्चन नंबर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये देखिए फिर वही बात आ गई। आर्टिकल 21 का जो स्कोप है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बढ़ा दिया है। और आर्टिकल 19 हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, ये रिलीजियस राइट की बात करता है, ये कल्चरल राइट की बात करता है। तो अगेन यही क्वेश्चन सही होने वाला है। इसमें पर्सनल लिबर्टी, इन्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे राइट्स इसमें इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 29, persons belonging to the third gender category cannot be discriminated against by the state and its institutions. Which article of the constitution support this interpretation by the Supreme Court? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आपको। ये थोड़े से 19 में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट यू नो राइट टू इक्वलिटी एंड लिबर्टी वाला जो राइट है आर्टिकल 21 में, वो यही दोनों ऑप्शन सही होंगे। यही दो आर्टिकल इसकी बात करते हैं। अगर इसमें 19 भी कर देता तो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये जो था सही ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। आर्टिकल 32 आप लोगों को पता है क्या है, रेमेडीज़ हैं। ये लिबर्टी की बात करता है, ये इक्वलिटी की बात करता है एम्प्लॉयमेंट में।
और ये 19 फ्रीडम की बात करता है। तो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे इतने दिए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 ruled that transgender person have a right to be equally recognized according to their self identified gender। और इसलिए इनको ना थर्ड जेंडर में इनको रखा गया था। बस इतना आपको इसमें रखना है। और इनके पास भी राइट है कि ये अपनी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जिए। और इंस्टीट्यूशंस को हालांकि ये एडवाइस दिए गए थे कि उसमें थर्ड जेंडर का, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है इसको फॉलो नहीं करते, केवल अदर्स जेंडर का ऑप्शन दे देते हैं और बहुत सारी जगहों पे तो वो भी नहीं देते। तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ रीट ऑफ क्यू वारंटो। देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। द ऑफिस must be a public office, the office must be created by the statute or by the constitution itself, the office must not be substantive one, there has been a contravention of constitution or a statute in appropriating such a person to that office। तो इसमें देखो क्यों वारंटो तो कहाँ लगता है, ये सीधा आपको पता ही है, ये तो इसमें लगता ही है। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट पूछा है तो इसमें द ऑफिस यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो जितने तरीके के रीट हैं, 4-5 रीट हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम रीट्स आर इशूड बाई किसके द्वारा रीट्स इशूड किए जाते हैं भाई? केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? नो। केवल हाई कोर्ट के द्वारा? नो। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। यस, दिस इज़ राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। कि और ये लोअर कोर्ट के द्वारा नहीं होता। ये देखो इसमें लोअर कोर्ट दे दिया गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये कर सकता है कि सभी कोर्ट देते होंगे, लेकिन नहीं, ये ज्यूरिसडिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि वो अपने लोअर कोर्ट को भी कई सारे रीट्स इशू करते हैं। तो लोअर कोर्ट ऑलरेडी लोअर है, तो वो कहाँ से उसके पास रीट होगा कि वो अपने लोअर कोर्ट को करे। तो ये ऑप्शन सही होगा। रीड ज्यूरिसडिक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट as the guarantor and defender of the fundamental rights of the citizens. The Constitution permits an aggrieved person to approach the Supreme Court directly under Article 32, violation of his fundamental rights. Since a remedy under Article 32 is itself a fundamental rights. जो रेमेडी है अंडर आर्टिकल 32, इसीलिए जो आर्टिकल 32 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रीड ज्यूरिसडिक्शन। तो आर्टिकल 32 के अंडर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये रीड ज्यूरिसडिक्शन है। और 222 के तहत हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में आप रीड ज्यूरिसडिक्शन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1973। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया ही था। द स्टेट्स शैल मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, ओके, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये तो नहीं है, यही वाला है। तो 39A जो ऐड किया गया था वो जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था, और ये रिकमेंडेशन थी एक्चुअली पास्ट। ये 43B अभी आप देख लीजिए कि इट वाज एडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो कोऑपरेटिव वाला ऑप्शन है ना, इसको ऐड किया गया था। इट्स और ये इसमें ऑप्शन बी ही सही होगा, इसको आप कंफ्यूज ना हो। द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, ये 44 में ऐड किया गया था, ये 97 वाले आर्टिकल में इंक्लूड किया गया था। इसको 86 में इसको किया गया था, 0 से 6 ईयर जो किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो द जस्टिस JS वर्मा कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2012 टू प्रपोज लीगल रिफॉर्म रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी।
ये वुमेन के लिए आया था, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। जस्टिस वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड क्रिमिनल लॉ में जो कहा गया था। 34 टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम इज प्रोविजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन वही हम लोग जो ड्यूटी जब याद किए थे, देखो डीपीएसपी इसमें नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये जो है ये आर्टिकल 51A में, इसलिए फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसमें हमारे नोबल आइडियाज़ को चेरिश करने की बात कही गई है, तो 51A में है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वुड बी राइट ऑप्शन। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डीपीएसपी में, देखो वो सारे क्वेश्चन जो है ना ये हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आ रहा है। ये नॉट प्रोवाइडेड, इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस ये दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दिया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी दिया गया, ये आर्टिकल 50 में आता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 में आता है, ये राइट टू वर्क 42 में आता है। देखो ये, लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं आता है कि जो ये, हालांकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, 35 वाला ही है इसमें। तो राइट टू वर्क, राइट टू वर्क जो है, टू एजुकेशन ये आर्टिकल 41, आर्टिकल 44, ये 50 और ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। तो 41 राइट टू वर्क की बात करता है, एजुकेशन डीपीएसपी में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो सबको, ये दोनों सबको याद होता है। ये जो ये 43 वाला देख लीजिए, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कम्स अंडर डीपीएसपी नॉट दियर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं आता, इस वजह से वो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, पार्टिसिपेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स मेंटेन्ड आवर स्टेट फंड्स। ये किस में बात की गई है, ये किस में बात की गई है भाई। देखो कई लोगों को लग सकता है ये कि अनटचबिलिटी की बात करता है, नहीं, अनटचबिलिटी वाला जो है ना वो केवल अनटचबिलिटी की ही बात करता है। तो इसमें आर्टिकल ये वाला सही हो जाएगा, आर्टिकल 15 ये राइट टू इक्वलिटी, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है, तो आर्टिकल 15 इसमें सही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लें। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्टेट shall not discriminate on ground of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly by state for use of general public। ओके, तो आर्टिकल 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो 39 अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बाद में ऐड भी किया गया था। पंचायती राज, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 पंचायती राज इसी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था, अमेंडमेंट किए गए थे। आर्टिकल 44 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये सही नहीं है, तो इस वजह से डी ऑप्शन सही होगा। तो इसके आर्टिकल्स को आप अगर पढ़ना चाहें तो 1 by 1 यू कैन गो थ्रू, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 38 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स रिमेन्स सस्पेंडेड एक्सेप्ट। देखो दो आर्टिकल, केवल आर्टिकल 20 और 21, इसको तो आप ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो दो आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये सस्पेंड नहीं होते, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसमें ये कहाँ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट। और जब इमरजेंसी लगती है तो ऑटोमेटिक सारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ना सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने का ये मतलब नहीं कि वो अब होंगे ही नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट आप नहीं जा सकते केवल इसको इन्फोर्स कराने के लिए। जैसे आर्टिकल 32 के अंडर में आप जाते थे, वो राइट आपके लिए
अब नहीं अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट enumerated in the Constitution of India as fundamental duties of citizen of India? To safeguard public property, to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, to promote international peace and security। ये तो 51 है ही है, तो ये तो DPSP में आ जाएगा। तो ये कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा? ये सब सही है, लेकिन ये वाला सही ऑप्शन नहीं है, ये DPSP में है। तो और पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो 10 थे, बाद में एक ऐड करके 11 बना दिया गया था। तो 40वां क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? DPSP में कौन नहीं है? राइट टू वर्क, देखो ये है। प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ऑफ बिलो 6 ईयर, ये भी है। प्रमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल, चलिए ये भी है। प्रमोटिंग हार्मनी सेपरेशन, ये नहीं है, ये तो ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। प्रमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसको स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें बस यही याद करना है। बाकी जगजीवन राम कमेटी, EBB कमेटी, ये सब कुछ भी इसमें रेलिवेंट नहीं है। तो और ये एक बार अमेंडमेंट भी कब हुआ कि था? 86 में, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड करने के लिए। 42nd देखें क्वेश्चन। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय a proclamation of national emergency, an act passed by parliament, an amendment to the constitution of India, the judicial decision of the supreme court। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इन सब को वायलेट करेगा और बेसिक स्ट्रक्चर के तहत वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो आप इमरजेंसी जब लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाते हैं। तो उस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 43 ऑप्शन नंबर 43। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ओके ये भी सही है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ओके। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेसेस, ये है ये DPSP में है, ओके। तो इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब फंडामेंटल राइट्स के अंडर में थे। 44th क्वेश्चन देखें। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी रिस्ट्रेन, आइडियोलॉजी, कंपटीशन, ये प्रिविलेजेस को हटाने की बात करता है। द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी सोशल प्रिविलेजेस, ओके। किसी एक कास्ट या फिर किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। इक्वलिटी लाने के लिए कुछ हम उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रिविलेज की तरह नहीं देखा जाता, उसको अपलिफ्टमेंट की तरह देखा जाता। तो ये इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ऑफ द फॉलोइंग provisions of the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found in Constitution of India? Again वही सब है। only in DPSP, only in fundamental duties, both A and B, यही वाला ऑप्शन सही है भाई। हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन है। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन को ना रिपीट कर करके उसी बस लैंग्वेज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, इस वजह से जो आर्टिकल 1 to 51 जो अगर अच्छे से तैयार कर लिया और उसको अच्छे से समझ लिया उसकी लैंग्वेज को, इफ़ एनी वन अंडरस्टैंड आर्टिकल 1 to 51 more than 50% क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी ही कैन ईजिली अंडरस्टैंड और ईजिली आंसर विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट और एक्स्ट्रा एफर्ट, आई वुड से।
तो आप अगर आर्टिकल 1 से 51 कर लेते हैं तो कम से कम 60% क्वेश्चन मैं तो कहूँगा आराम से आप कर लेंगे। 40% क्वेश्चन जो है ना अदर पार्ट से आते हैं पॉलिटी के, बाकी इससे तो हर साल, और ऐसा नहीं कि एक साल, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। इसी उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजिंग करते हुए उसको। 46 क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India provides that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India? Again वही क्वेश्चन, आर्टिकल 12 क्या, आर्टिकल 15, आर्टिकल 13, ये सब तो हो ही नहीं सकता। इक्वलिटी की कौन सी बात करता है? आर्टिकल 14 ही बात करता है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। फिर 47 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो अब 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो है ना केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। एक तो 19, 29, 30 और एक 15, 16। ओके, 15, 16, 19, 29, 30 यही देखो हैं जो इंडियन सिटीजन्स को। बाकी जितने हैं वो दोनों को अवेलेबल हैं, इधर यू आर इंडियन सिटीजन, और देखो कई बार इसमें ना आर्टिकल 14 को इंक्लूड कर देते हैं और क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देते हैं कि राइट टू इक्वलिटी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई राइट टू इक्वलिटी तो केवल इंडियंस के लिए होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ किसी में भी इक्वलिटी मांगने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो केवल ये 5 आर्टिकल छोड़ करके 15, 16, 19, 29 एंड 30 एक्सेप्ट दीज ऑल आर्टिकल्स आर इक्वली अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स। ओके, तो इस वजह से आर्टिकल 19 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर आर रीजन्स। आर्टिकल 30 ऑफ द Constitution of India does not define the term minorities. Okay, the Constitution recognizes only linguistic and religious minorities. Okay, both A and B are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true is not correct explanation. देखो यही ऑप्शन सही है, सही बात, ये सही बात है कि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, और ये जो है ना ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन ये भी सही ऑप्शन है। तो इस वजह से बी ऑप्शन सही होगा। इसका हालांकि कट गया है थोड़ा सा, तो लेकिन वही ऑप्शन सही होगा। तो 49 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, ओके, राइट ऑफ क्रेनियोपैगस ट्विंस, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। देखो भाई आर्टिकल जो 21 है ना वो सबको डिग्निफाइड लाइफ जीने की बात करता है। तो चाहे वो पागल हो, चाहे किसी तरीके का भी डिसेबल्ड हो पर्सन, वो उसको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। ओके, कोई उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 वाला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओवरसीड सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। इंडिया ये अलाउ नहीं करता भाई। अगर आप किसी दूसरी कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। और किस तरीके से जो है सिटीजनशिप ली जा सकती है वो डिसेंट का मतलब होता है कि जैसे आपके दादा परदादा या फिर फादर या फिर एक भी पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर आपका जो है इंडियन सिटीजनशिप है तो आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मतलब आप एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है। कोई इंडिया जो है टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है, जैसे सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जब इंडिया ने सिक्किम को ओवरटेक किया, इनकॉर्पोरेट किया, तो उसके बाद ना जो सिक्किम के लोग हैं ऐसा नहीं कि वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, वो इंडियन सिटीजन होंगे भाई। और इस तरीके से होता है। और नेचुरलाइजेशन का भी एक प्रोसेस होता है जो 14 साल के लिए होता है कि 14 साल से अगर आप लगातार इंडिया में रहते हैं और आपके मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके तहत भी आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। तो ये था आज का
25 क्वेश्चन, और ये वही सब क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसके पहले वाला जो वीडियो हम लोगों ने किया था उसको आप एक बार ज़रूर देखिए, और डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। तो विदाउट किसी तरीके की ऐसा कोई इफ़ बट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आया हो, और आगे हम फिर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू।